नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे खास कार्यक्रम 3 के तंज में आप सभी का बेहद स्वागत है। हर दिन खबरों की भीड़ से कुछ अलग हम लेकर के आते हैं, जो सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि समाज का आईना होती है। कुछ खबरें आपको सोचने पर मजबूर करती है और कुछ खबरें आपको भीतर से हिला देती है। 3 का तंज सिर्फ खबरों की लिस्ट नहीं है, ये उस चुप्पी पर वार है जो सत्ता में निकली नालियों में बहते खून पर भी चुप रहती है। और अगर कोई पूछे तो उसे कहा जाता है आप ज्यादा सवाल मत पूछिए, लेकिन सवाल पूछना गुनाह नहीं है। और 3 का तंज में हम वही करते हैं, 3 बड़ी खबरें और हर खबर पर एक ऐसा तंज जो सिर्फ तंज नहीं होता बल्कि सिस्टम की रीढ़ में एक सीधी चोट होती है। और बात सिर्फ खबरों की नहीं होती, यहां बात उन चेहरों की होती है जो जुबान नहीं खोलते लेकिन बहुत कुछ कह जाते हैं। 3 खबरें, 3 सवाल और एक तंज जो सिस्टम की सच्चाई से कई ज्यादा बोलते हैं। आज का तंज उस सिस्टम पर है जो खुद को वक्त से पहले तेज बताता है लेकिन आफत आने पर धीमे मोड में चला जाता है। आज का तंज उस रफ्तार से उड़ती लाशों पर, आज का तंज बिजली के नाम पर झूठे वादों के खेल पर। चलिए 3 तस्वीरें आपको पहले दिखा देते हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। साझा कर रहे हैं, इन तीनों तस्वीरों को गौर से देखिए। पहली तस्वीर, हर साल यही नजारा, हर साल वही लापरवाही। गंगा उफान पर है और सिस्टम अब भी इंतजार में है कि हालात बद से बदतर हो जाए। क्या बाढ़ सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा है या प्रशासनिक सुस्ती की सजा? दूसरी तस्वीर की ओर बढ़ेंगे। दूसरी तस्वीर है, जब कोई मासूम तालाब में डूबता है तो सिर्फ उसका जिस्म नहीं डूबता, डूबती है सिस्टम की संवेदना। इसके आगे चलिए आपको हम एक और तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि चित्रकूट में भारी बारिश हुई और इस बारिश के दौरान जो बहा है वो है लोगों का भरोसा। 24 घंटे में 10 लाशें और 9 मासूम। ये आंकड़े नहीं, ये चीख है। और अब सवाल ये है कि क्या बारिश अब सरकारी नाकामी को ढकने का बहाना बन चुकी है? आखिरी तस्वीर हम आपके सामने पेश कर रहे हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे की तस्वीर है जहां पर भीषण हादसा हुआ, एक कार पलटी, 6 लोग अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। लेकिन एक्सप्रेसवे पर जो पलटा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको एक तस्वीर नजर आएगी जिसमें आपको लाशें दिखाई देंगी, गाड़ियां जिनके पड़खच्चे उड़ चुके हैं। और एक्सप्रेसवे पर ये जो मौत का तांडव है वो लगातार जारी है। ये 3 तस्वीरें, इन तीनों तस्वीरों में जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो है सिस्टम की सुस्ती, अफसरों की चुप्पी और नेताओं की तैयार स्क्रिप्ट। तो आज 3 का तंज उसी रेडी टू रिएक्ट सिस्टम पर हम बात करेंगे जो कभी वक्त पर एक्ट ही नहीं करता। तो तेज रफ्तार का कहर हो या तालाब में मौत का तांडव, हर तरफ एक ही चीज, एक ही पुकार कि सिस्टम आखिरकार कब जगेगा। घाटों पर पानी देखने को मिल रहा है, हाई अलर्ट पर निचले इलाके हैं। वाराणसी की यह तस्वीर है जो हम आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से सांसद हैं और उसके बावजूद ये हाल है। देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी जहां से वो सांसद है, उस क्षेत्र की जब ऐसी तस्वीर सामने आती है तो सिस्टम भी फेल हो जाता है। तो ये 3 तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब इसमें सबसे पहले जो हम रुख करेंगे वो वाराणसी की ओर रुख करेंगे। 3 का तंज की पहली खबर बनारस से है, जो अब बनारस की सांसें थमी हुई है क्योंकि गंगा अब आशीर्वाद नहीं, चेतावनी बन गई है। घाट से गलियों तक पानी बढ़ रहा है, निचले इलाकों के घर, दुकानें, मंदिर सब डूबने की कगार पर है।
प्रशासन कह रहा है हम सतर्क है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सतर्कता ही काफी है, जहां गंगा सिर्फ शहर नहीं निकल रही बल्कि सिस्टम की तैयारी की पोल खोल रही है। प्रशासन का दावा है कि सारी तैयारी है, लेकिन जब बाढ़ चौकियां खुद पानी से घिरी हो तो फिर लोग कहां जाएंगे। मौसम विभाग कह रहा है बारिश अभी और होगी, तो क्या अगले कुछ दिन बनारस के लिए खतरे का अलार्म है? क्या प्रशासन ने उन इलाकों को खाली कराया जहां गंगा सीधा दरवाजे पर दस्तक दे रही है? तीन का तंज में आज जब हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं तो ये सिर्फ वाराणसी की रिपोर्ट नहीं है, ये सवाल उस सिस्टम से जो हर बार इमरजेंसी में ही जागता है। गंगा के बढ़ते जलस्तर से अब सिर्फ घाट नहीं डूब रही है, बल्कि एक बार फिर सरकारी दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। तो बाढ़ से बेकाबू हालात की तस्वीरें हम आपके सामने साझा कर रहे हैं। वाराणसी से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनकी तरफ सबसे पहला रुख करेंगे। धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, सवाल यही है कि हर साल गंगा उफान पर आती है तो हर साल प्रशासन क्यों बह जाती है? क्या बनारस की बाढ़ भी उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी चुनाव की रैलियां होती हैं? धर्मेंद्र जी बिल्कुल, बता दें कि वाराणसी में गंगा उफान पे है और गंगा के उफान पे होने की वजह से तमाम तटीय ऐसे क्षेत्र हैं जो गंगा किनारे हैं और एक बड़ी आबादी है, जिसको लेकर के जो है हर साल बाढ़ आते हैं और गंगा में जब भी उफान होते हैं तो तटीय क्षेत्र के हजारों की संख्या में जो आबादी के जो लोग हैं वो सीधे सीधे प्रभावित होते हैं। ठीक है, वैसा ही नजारा पिछले साल की अपेक्षा इस बार भी दिखाई पड़ा है। वाराणसी के तमाम नक्शी घाट, सलारपुर, तमाम ऐसे जो क्षेत्र हैं जो गंगा घाट के किनारे के क्षेत्र में बसे हुए तटीय क्षेत्र हैं, उसमें जो है गंगा के पूरे उफान के वेग पे होने की वजह से तमाम क्षेत्रों में पानी घुस चुके हैं और तमाम जो लोग जो है अपने घरों से सुरक्षित पलायन करके कहीं न कहीं आश्रय स्थलों का जो है ढूंढ रहे हैं और वहां पर अपने खुद के जीवन को यापन करने के लिए पहुंच चुके हैं। लेकिन धर्मेंद्र, अगर देखा जाए तो जिस तरह से ये तस्वीरें सामने निकल कर के आ रही है वो बहुत ही चौंकाने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से सांसद है। इसलिए सवाल सबसे ज्यादा उठ रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के पोस्टर जिस जगह पर चमकते हैं, जिसका नाम स्मार्ट सिटी के तौर पर लिया जाता है, और शहर की सड़कों पर नावें चल रही है, क्या यही विकास है जो हर बारिश में बह जाता है? जी बिल्कुल, बता दें कि जिला प्रशासन हर बार जो है वादों को करती है कि हम इस बार पूरी तरह मुस्तैद हैं, लेकिन यह मुस्तैदी और जो वादे हैं ये बिल्कुल जो है जब बाढ़ के वक्त होते हैं और जब पानी अपने उफान पर होती है तो हर साल जो है यह नज़ारे दिखाई देते हैं और जो है तमाम वादे जो है धराशायी होते दिखाई पड़ते हैं। ठीक उसी तरह वही नज़ारा फिर इस बार भी दिखाई पड़ रहा है। अभी पिछले समय पूर्व जो है वाराणसी जिला प्रशासन के द्वारा यह दावा किए गए थे, नगर निगम और स्मार्ट सिटी के तमाम आला अधिकारियों के द्वारा यह कहा जा रहा था कि पूरी मुस्तैदी है और बाढ़ से निपटने के लिए, काशी को स्वच्छ बनाए रखने के लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है। अब बरसात होते ही अब तमाम वाराणसी के शहर हो या तटीय क्षेत्र हो, दोनों जगहों पे जो है नजारा पूरी तरह जो है उनके जो वादे जो फेल दिखाई पड़े। वाराणसी के गंगा घाट के किनारे जो शहर का बीचों बीच जो क्षेत्र है गोदौलिया चौराहा माना जाता है, तो काशी का सबसे मुख्य चौराहा और मुख्य जो है आबादी से घना आबादी और घना क्षेत्र वाराणसी का सुपर मार्केट कहा जाता है। वहाँ भी अभी 2 दिन पहले का नजारा दिखाई पड़ा, देर रात में जो है पानी बरसे और वहाँ पे तमाम ऐसे जो है घाट जो चौराहे थे उसमें जो है काफी जो 4-4 फीट के लगभग जो है पानी भर चुके थे और तमाम जो है लोग गाड़ियां जो है बंद दिखाई पड़ी, तमाम लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ा। ठीक वैसा ही नजारा काशी के जो है घाट के किनारे भी दिखाई पड़े हैं। तमाम सलारपुर, नक्शी घाट, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र माने जाते हैं और पानियां घुस चुकी हैं और वहाँ के लोग जो है पलायन करके कहीं सुरक्षित जगह की तलाश में जो है जा पहुंचे। बिल्कुल। और धर्मेंद्र, अगर देखा जाए तो हम लगातार जिस तरह से देख रहे हैं कि एक के बाद एक बदहाली की तस्वीर बनारस से सामने निकल करके आ रही है, जिसको लेकर के शायद ही कोई अनुमान लगाएगा कि यही बनारस है जहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सांसद के तौर पर चुने जाते हैं। उसके बाद भी बदहाली की तस्वीर ये है। अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे भव्य आयोजन हुए हैं, बहुत सारे धार्मिक आयोजन हुए हैं जिनमें हमने हमेशा से देखा है कि उन धार्मिक आयोजन के समय पर बड़े पैमाने पर तैयारियां की जाती है, जो कि हर साल नहीं। अभी कुंभ का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, कुंभ हर साल नहीं आता है, बावजूद उसके जब उसका आयोजन होता है तो सरकार, प्रशासन, केंद्र
हर कोई मिलकर के पूरी तैयारियां करता है, लेकिन कुंभ में करोड़ों के इंतजाम होते हैं तो क्या बाढ़ में क्यों नहीं? क्या धार्मिक आयोजन ही सरकारी प्राथमिकता है, आम जिंदगी नहीं? जी बिल्कुल, बता दें कि लगातार सरकार हो या जिला प्रशासन हो, इसके लगातार दावे रहते हैं कि तमाम जनता की सुविधा को मुहैया कराने की बात की जाती है। तमाम जो है करोड़ों रुपए खर्च भी किए जाते हैं, सफाई की बात हो या तमाम जो है सुख सुविधाओं की बात हो। लेकिन जमीनी हकीकत पे जब समय आता है तो स्थिति तस्वीरें कुछ और बयां करती हैं, कुछ और दिखाई देता है। ठीक उसी तरह का नजारा इस बार भी दिखाई पड़ रहा है। इससे पूरी लगातार इसी तरह की घटनाएं घटी हैं कि पूर्व भी बाढ़ की स्थिति लगातार रही है और हर साल बाढ़ के स्थितियों में जो है तमाम लोगों को पलायन करना पड़ता है, सभी क्षेत्रों को छोड़ना पड़ता है और काफी समस्याओं का सामना वहाँ के लोगों को करना पड़ता है। भला कि जिला प्रशासन के द्वारा यह कही जा रही है कि तमाम बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में हम अभी 24 घंटे पूर्व मुख्यमंत्री वाराणसी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आ चुके थे। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी किया है, आला अधिकारियों को हिदायत दी है और चेतावनी तमाम सुविधाओं को मुहैया कराने की बात कही है। लेकिन तमाम आदेशों और तमाम बातों को सुनने के बावजूद निचले स्तर पर जो है जो तमाम जनता रहने वाले लोग हैं उनको अभी तक जो है काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब तक जो है पानी की रफ्तार घटती नहीं है तब तक वहाँ के लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ठीक है धर्मेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो ये हालात हैं वाराणसी के, वहां की तस्वीर हम आपके सामने साझा कर रहे हैं और ये बदहाली की तस्वीर जब इस तरह से सामने निकल के आती है तो बाकी क्षेत्रों की तो क्या ही बात करें। चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे और अगली तस्वीर हम आपके सामने पेश करेंगे चित्रकूट से। ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये उस सिस्टम की शर्मनाक नाकामी है जो हर बार बहानों के पीछे छुप जाती है। चित्रकूट में नदी में बहे 17 बच्चों की चीखें, क्या किसी अफसर ने सुनी? क्या किसी नेता की नींद टूटी? बच्चे स्कूल से घूमने निकले थे, लेकिन क्या किसी ने सोचा कि वो लौटेंगे भी या नहीं? जिम्मेदार कौन है? वो स्कूल प्रशासन जिसने सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ाई, वो लोकल प्रशासन जो हर बारिश में सैलाब के खतरे को सिर्फ फाइलों में दर्ज करता है, या वो नेता जो कैमरे के सामने संवेदना जताकर अगले दिन भूल जाते हैं? हर बार कहा जाता है हादसे की जांच होगी, लेकिन क्या कभी किसी जांच की रिपोर्ट जनता के सामने आती है? क्या किसी अफसर की नौकरी जाती है, या फिर ये 17 मासूम बच्चे भी सिर्फ आंकड़े बनकर रह जाएंगे? सवाल, 17 बच्चों ने जान गंवाई, कौन था जिम्मेदार? सरकार, स्कूल या सिस्टम? यह अपने आप में पूरे मामले को झकझोर कर रख देने वाला है। सिस्टम की लाचारी तो देखिए कि बच्चे डूबे और सिस्टम पूरी तरह से भीगा हुआ नजर आया। ख्यालत रहें और हम चले गए खेत बाड़ी में चले गए तो इन तालाब में नहाएंगे, तालाब में डूब के ख़त्म हो गई। क्या नाम था बच्चों का? वांसु चाहत। भाई बहन थे आपस में? जी। तो कैसे पता चला फिर आप लोग को डूब गए? आदमी गांव लोग के सब लड़का के दियाल नहात रहें, जितना है भाग तो फिर हम रहें तो फिर पता चला, हमें पता दीन खेत में तो फिर भागत चले आए। तीसरी घटना इसी थाना क्षेत्र में एक और हुई थी। एक व्यक्ति, अतरौली गांव है, एक व्यक्ति उसका बकरा कुएं में गिर गया। बकरे को बचाने के लिए वो कुएं में खुद रस्सी लेकर के कूदा और रस्सी उसके हाथ से छूट गई। उसके बाद उसका 22 साल का बेटा पिता को बचाने के लिए कूदा। तत्काल इस सूचना पे गांव के लोग, पुलिस, सभी लोग पहुंच गए। फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया था, लेकिन फायर ब्रिगेड पहुंचती उससे पहले ही उसे निकाल लिया गया। बेटा पूरी तरह से ठीक है, सुरक्षित है, लेकिन पिता फिलहाल अभी कोमा में है, बेहोश है, उसको अस्पताल ले गया। तो देखिए बच्चों ने अपनी जिंदगी गंवाई, बच्चों की जो जीवन लीला है वो समाप्त क्यों हुई? सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य विभाग ने जब उनके यहाँ पर डेथ को लेकर के अपनी तरफ से कंफर्मेशन दिया तो उसके बाद चीख पुकार मच गई। परिजन जो है वो रो रो करके अपने लिए न्याय की गुहार लगा रहे थे कि उन्होंने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ पिकनिक पर भेजा था। उन्हें क्या मालूम था कि वो अब उस पिकनिक से कभी वापस लौटेंगे ही नहीं। बहुत सारे सवाल है जो इस दौरान उठ रहे हैं। एसओपी से लेकर के हर तरह के सवाल इस पूरे मामले के घेरे में हैं कि किस तरह की जांच प्रक्रिया थी
जब बच्चे को पिकनिक पर भेजा जा रहा था, क्या किसी भी प्रकार की प्रक्रिया को फॉलो किया गया? क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी ने उसका फॉलो अप लिया? और जब जगह पहले से ही बताई जा रही है कि संवेदनशील है, तो संवेदनशील जगह होने के बावजूद भी उस जगह पर एंट्री कैसे मिली? और इतने संवेदनशील जगह पर अलर्ट के नाम पर प्रशासन का एक भी अधिकारी क्यों नहीं था? क्यों नहीं पास में कोई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध थी जिससे प्राथमिक उपचार मिलता और कई सारी जानें बच सकती थी? क्यों नहीं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद थी जिससे कि इन बच्चों की जान शायद बच सकती थी? सिस्टम की लापरवाही सीधे तौर पर उजागर हो रही है और चित्रकूट में जिंदगियां जो है वो अब पानी में बहती हुई जा रही है, लेकिन सिस्टम अपने ठाट बाट में बैठा हुआ है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन तस्वीरों ने इन सवालों को उठाया है। इन तस्वीरों को आप देखिए, ये वो मासूम है जिन्होंने अभी जिंदगी जीना ही शुरू किया था और अब उनकी जिंदगी भी खत्म हो चुकी है। प्रशासनिक तौर पर मामले में कार्रवाई की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने अपनी तरफ से रिपोर्ट दर्ज कर ली है। है जो सिस्टम पर उठ रहे हैं और इन संवेदनशील सवालों को लेकर के जो तस्वीरें साफ हो रही है वो अपने आप में कई सारे सवालों को जन्म दे रही है। बहरहाल एक और अहम तस्वीर की ओर रुख करेंगे और ये तस्वीर एक्सप्रेसवे की है। माफ कीजिएगा, एक्सप्रेसवे यानी रफ्तार, तरक्की और टेक्नोलॉजी हम कहते हैं, लेकिन अब ये एक्सप्रेसवे नहीं रह गया है। आपको बताते हुए चले, यहाँ पर जो जिंदगियां हैं वो सड़कों पर बिछी हुई है, इंसान की लाशें बिछी हुई है और हम इसको विकास कहेंगे। यमुना के मथुरा एक्सप्रेसवे पर एक और हादसा हुआ और फिर वही सवाल, रफ्तार बढ़ी या लापरवाही? सीसीटीवी फुटेज है, गाड़ियां है, टोल है, पुलिस चौकियां है, लेकिन क्या कहीं कोई अलर्ट सिस्टम है जो वक्त रहते किसी हादसे को रोक सके? सड़कें बनाई जाती है, लेकिन क्या उनके रख रखाव पर कोई ध्यान देता है? क्या ट्रैफिक पुलिस सिर्फ चालान काटने तक सीमित रह गई है? और क्या हर हादसे के बाद एक ट्वीट में सिमट करके जो है तमाम जिंदगियां रह गई हैं? सिस्टम का संवेदना भरा ट्वीट सामने हमेशा आ जाता है। हम पूछते हैं, एक्सप्रेसवे अगर एक्सप्रेस डेथ वे बन जाए तो जिम्मेदार कौन है? सवाल हर किसी पर उठ रही है। उन कैमरों पर जो मॉनिटरिंग के लिए हाईवे पर लगाए जाते हैं, उन जीपीएस सिस्टम पर जिसके तहत जो है बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, ये तमाम तकनीकें किस काम के हैं? ये तमाम तकनीकें जिसमें कहा जाता है कि आज का जो भारत है, आज का जो इंडिया है, वो टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे निकल चुका है। उन टेक्नोलॉजी की छोटी मोटी झलकें जो है हम लोग देखते हैं हाईवे पर, अक्सर देखते हैं। जब हाईवे पर ये झलकियां आमतौर पर देखने को मिलती है, कैमरे लगे होते हैं, जीपीएस लगे होते हैं, मॉनिटरिंग के लिए तमाम चीजें लगी होती है, लेकिन उन सबके पीछे सिर्फ एक सवाल होता है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ पैसे वसूलने के लिए रखे जाते हैं? वहां पर जो टोल प्लाजा जो बनाए गए हैं, क्या वो सिर्फ और सिर्फ पैसे लेने के लिए बनाए गए हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि देखिए वहां पर पैसे ले लिए जाते हैं, लेकिन उन्हीं टोल प्लाजा के कैमरों से ये निगरानी क्यों नहीं रखी जाती है कि किस क्षेत्र में किस तरफ से आने वाला कौन सा गाड़ी टकराया है, क्या उसमें खामियां रही, उसको किस तरह से रोका जा सकता है? ये सब नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ सवाल लिखे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एफआईआर दर्ज की जाती है, आरोपी को सजा दिलाने की कवायद रखी जाती है। तो यहां पर सिस्टम जो है वो पूरी तरह से नाकाम नजर आ रहा है। चलिए इसी सिस्टम की कुछ गवाही आपको सुनाते हैं। बीती रात यमुना एक्सप्रेसवे पे 2 एक्सीडेंट्स रिपोर्ट हुई हैं, जिनमें कि पहला एक्सीडेंट जो है वो 140 माइलस्टोन पर लगभग रात्रि 3 बजे इसमें एक चलती इको कार सामने चल रहे एक ट्रक में जाकर घुस गई। संभवतः ड्राइवर को नींद आने के चलते ये घटना हुई है, जिसमें कि इको में सवार 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 लोग घायल हैं।
जिनको एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है उनको बेहतर से बेहतर उपचार मिले, इसके लिए हम लोग अपना हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसमें जो अब तक प्रारंभिक जानकारी मिली है और जो उनके परिवार से संपर्क स्थापित कर इसमें अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जो दूसरी घटना हुई है वो 151 माइलस्टोन पर रात्रि लगभग 4 बजे के करीब ये घटना हुई। इसमें एक प्राइवेट बस है, उसमें भी मोस्ट प्रॉब्ली ड्राइवर को नींद आने के कारण ये बस ओवरटर्न कर गई, जिससे कि उसमें जो सवार लोग थे जो कि मूल रूप से मध्य प्रदेश के हैं और ये लोग दिल्ली से अपने गंतव्य को मध्य प्रदेश जा रहे थे, जिस दौरान ये घटना हुई। इसमें 8 लोग जो घायल हैं उनको यहाँ जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है, जिसमें डीएम साहब और मेरे द्वारा आकर सभी लोगों को देखा गया। सभी लोग को सामान्य चोटें हैं, कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं है। एक 140 किलोमीटर पर और एक 131 किलोमीटर पर। जो 140 किलोमीटर पर दुर्घटना घटी है, इको गाड़ी में 8 लोग बैठ करके आगरा जा रहे थे, पीछे किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और उसमें बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 6 लोगों की मृत्यु हो गई है और 2 लोग घायल हैं। घायल को आगरा मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है, सभी लोग आगरा के थे। दूसरी जो दुर्घटना घटी है 131 किलोमीटर पर, एक बस दिल्ली से आगरा की तरफ जा रही थी, जिसमें काफ़ी लोग सवार थे और बस पलट गई, जिसमें लगभग 20 लोग घायल हुए हैं। कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। यहाँ जिला अस्पताल में 8 लोग आए हैं, इनका इलाज चल रहा है, सभी खतरे से बाहर हैं। इसी तरीके से मेरठ आगरा मेडिकल कॉलेज और बाकी लोग भेजे गए हैं। तो देखिए, सवाल बहुत सारे हैं और इन सवालों का जिम्मेदार कौन है, इसकी तस्वीर अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। इन सवालों का जवाब कौन देगा, इन सवालों के घेरे में कौन है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो आगे की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विवेक जुड़ गए हैं, हमारे साथ मथुरा से। विवेक, सवाल यही है कि जीपीएस सिस्टम, कैमरे मॉनिटरिंग, ये सब तकनीकी किस काम की जब हादसे लाइव होते रहे और मदद ऑफलाइन हो? क्या टेक्नोलॉजी सिर्फ शोपीस है? जी बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि यही नजारा लगता है, क्योंकि जो पूर्व से हालात हैं, एक दिन भी शायद ऐसा न जाता हो जिस दिन यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा नहीं होते हैं। लगातार हादसे हो रहे हैं, फिर भी प्रशासन की जो कुंभकर्णीय नींद है वह टूटने का नाम नहीं ले रही है और ना ही कोई कार्य योजना ऐसी धरातल पर लाई जा रही है जिससे सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। प्रतिदिन का सा यह, अभी तो सर्दियां नहीं है, गर्मियों का माहौल है, प्रतिदिन का सा यही हो गया है कि सुबह उठने के साथ एक्सीडेंट की खबर से ही दिन की शुरुआत होने सी लगी है। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, अगर देखा जाए तो एक्सप्रेसवे अब सरकार के शो ऑफ के लिए हो गया है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड है लेकिन सेफ्टी नहीं है। यमुना एक्सप्रेसवे पर हर महीने हादसे हो रहे हैं, इसके बावजूद रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम क्यों फेल हो रहा है? देखिए, इस बाबत तो प्रशासनिक अधिकारी ही कुछ कह पाएंगे कि आखिर इतनी मॉनिटरिंग और इतनी तामझाम और इतने दावों के बाद में आखिरकार ये दावे ही क्यों रह जाते हैं? क्यों आखिर जमीनी हकीकत ये नहीं बन पाते हैं और क्यों लोग अपनों से जो है कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं? रोज सड़क हादसे होते हैं और उसमें कोई ना कोई अपने की जान से हाथ धो बैठता है, लेकिन इसको रोकने के जो कवायद हैं वो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही हैं। बिल्कुल विवेक, एक छोटी सी प्रतिक्रिया और आपके चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के, जो हम देख रहे हैं कि हर महीने मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, हर महीने इस तरह के एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, तो अब तक कितने अफसरों की जवाबदेही तय की गई है? जी, इसको लेकर के किसी प्रकार की कोई जवाबदेही किसी की नहीं है, जिसका कारण है कि ठीक है विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।
तो आज जो 3 तस्वीरें हमने आपको दिखाई वो सिर्फ खबरें नहीं थी, वो सिस्टम की नाकामी की 3 अलग अलग कहानियां थी। चित्रकूट में मासूम बच्चे डूबते रहे, मथुरा एक्सप्रेसवे पर लाशें बिछती रही और बनारस में गंगा धीरे धीरे शहर के दरवाजे पर दस्तक देती रही। लेकिन कहीं कोई सतर्कता नहीं, कोई तैयारी नहीं। तो क्या हम सिर्फ हादसे होने का इंतजार कर रहे हैं या फिर ये मान चुके हैं कि सिस्टम से उम्मीद करना ही बेकार है? कहाँ है वो अलर्ट सिस्टम जो बाढ़ से पहले जागता है? कहाँ है वो हाईवे मॉनिटरिंग जो एक्सप्रेसवे को सेफ बनाती है? और कहाँ है वो जिम्मेदार जो बच्चों को स्कूल ट्रिप पर भेजने से पहले एसओपी चेक करती है? आज के 3 सवाल अलग अलग जिलों से थे, लेकिन जवाब सिर्फ एक चाहिए। क्या इस देश में आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है? याद रखिएगा, हादसे रुकेंगे नहीं जब तक हम चुप रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।